नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है। तो ध्यान दीजिए, हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था ऊपरी श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ा था? ऊपरी श्वसन तंत्र, जिसमें मुख्य, नासिका और घर्षणी और साथ में कंठ अर्थात स्वर यंत्र के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे निचला श्वसन तंत्र, जिसके अंदर निचले श्वसन तंत्र में मुख्यतः श्वास नली, श्वसनी अर्थात ब्रोंकाई, श्वसनिका अर्थात ब्रोंक्यूल तथा कुपिकाएं और फेफड़े इसके अंदर शामिल किया गया है फेफड़ों को। तो इस प्रकार से श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और फेफड़े, ये चार भाग हैं किसमें? निचले श्वसन तंत्र में। इस निचले श्वसन तंत्र में सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्वास नली अर्थात ट्रेकिया। तो ध्यान दीजिए, यह नली स्वर यंत्र अर्थात जो स्वर यंत्र होता है कंठ हमारा, उसके नीचे से शुरू होकर फेफड़ों के सिरे तक पहुंचती है, अर्थात जो फेफड़े स्टार्ट होते हैं वहां तक ये पहुंचती है। जहां पर ये दो शाखाओं में अर्थात दो भागों में डिवाइड होती है, जिन्हें दाईं और बाईं श्वसनी अर्थात ब्रोंकाई में बढ़ जाती है, जिन्हें दाईं और बाईं श्वसनिकाएं कहा जाता है। और यह हर फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। हर फेफड़े का मतलब यहाँ दोनों फेफड़ों में ये प्रवेश कर जाती है। यह लगभग कितनी सेंटीमीटर लंबी होती है? लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। कौन? ये जो श्वास नली है, ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो दोनों फेफड़ों में, दाईं और बाएं फेफड़ों में, ये दाईं और बाईं श्वसनिकाओं में विभक्त होकर क्या हो जाती है? प्रवेश कर जाती है। दूसरा टॉपिक है आपका श्वसनी अर्थात ब्रोंकाई व श्वसनिकाएं। तो देखिए, श्वास नली अंत में दाईं और बाईं ओर की श्वसनी में विभक्त होती है। देखिए, यह श्वास नली ये अंत में दाईं और बाईं दो श्वसनिकाओं में क्या हो रही है? बढ़ जाती है, विभक्त हो जाती है। जिसमें प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर, जो ये सबसे पहले ये विभाजित की हुई है, ये किसमें जाती है? फेफड़ों में जाती है। कौन सी? प्राथमिक श्वसनियां शाखाओं, जिन्हें द्वितीयक श्वसन देखिए जाकर छोटी शाखाओं अर्थात फिर से किसमें हो जाती है? ये दो भागों में डिवाइड हो रही है। देखो, प्राथमिक ये थी, आगे जाकर ये दोनों में ये डिवाइड हो गई। ठीक है, इनको द्वितीयक श्वसनिकाएं कहा जाता है, जिन्हें द्वितीयक श्वसनी कहते हैं, में बढ़ जाती है। और प्रत्येक खंड में अर्थात प्रत्येक भाग में द्वितीयक श्वसनी क्या हो जाती है? तृतीयक श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। अर्थात ध्यान दीजिए, ये द्वितीयक हो गई। अब आगे जाकर ये दोनों द्वितीयक श्वसनिकाएं थी, ये आगे जाकर नीचे की तरफ और इधर साइड में देखो, तीनों दोनों किसमें हो गई? तृतीयक श्वसनिकाओं में ये विभक्त हो जाती है। इस प्रकार से ये तृतीयक श्वसनिकाएं और भी आगे चलकर सीमांत छोटी छोटी किसमें बदल जाती है? श्वसनिकाओं में बदल जाती है, बढ़ जाती है। देखिए, बढ़ जाती है। ये श्वसनिकाएं फेफड़ों में फैले रहते हैं और हर श्वसनिकाएं आगे चलकर छोटी सीमांत अर्थात टर्मिनल ब्रोंक्यूल में बटी होती है। छोटी छोटी सीमांत नलिकाओं में ये बदल जाती है अर्थात श्वसनिकाओं में ये बढ़ जाती है। श्वसनी तथा ब्रोंक्यूल अर्थात श्वसनिकाएं मिलकर एक वृक्षनुमा संरचना बनाते हैं। जिस प्रकार से अगर इसको श्वास नली को नीचे कर दें और श्वसनिकाओं को ऊपर की तरफ ऊपर से नीचे डिवाइड करें, तो एक पेड़ की तरह संरचना आपको दिखाई देगी, अर्थात एक वृक्ष की तरह दिखाई देने वाली संरचना होती है। वृक्षनुमा संरचना बनाते हैं जो बहुत सी शाखाओं में विभक्त होती है अर्थात बटी हुई होती है। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर अर्थात जो लास्ट वाला जो भाग है पर कुपिकाएं पाई जाती हैं। तो गुब्बारेनुमा संरचना होती है, इन्हीं मैंने अभी देखी, वायु कोशिका कुपिकाएं पाई जाती है। गैसों का विनिमय इन कुपिकाओं के माध्यम से ही होता है। अर्थात विनिमय का मतलब हो गया आदान प्रदान, हवा को ग्रहण करना और बाहर छोड़ना, अर्थात आदान प्रदान करना इन्हीं कुपिकाओं के माध्यम से ही होता है। अब हम पढ़ेंगे फेफड़े, लंग्स। तो देखिए, हमारे मानव शरीर में दो फेफड़े होते हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा क्या होता है? बाएं फेफड़े से लंबाई में छोटा लेकिन चौड़ाई में क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से लंबाई में छोटा होता है लेकिन चौड़ाई में क्या होता है? बड़ा होता है। इसी प्रकार से लगभग जो हमारी जो कुपिकाएं होती है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ पढ़ी थी हमने कुपिकाएं, इन कुपिकाएं लगभग हमारे फेफड़ों में लगभग 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती है। कितनी कुपिकाएं पाई जाती है? लगभग 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती हैं। और एक किस्म और बनता है यहाँ पर स्त्रियों के फेफड़े, जो लेडीज होती हैं, स्त्रियों के फेफड़े पुरुषों की तुलना में क्या होते हैं? हल्के होते हैं। अर्थात पुरुषों के फेफड़े होते हैं वो क्या होते हैं? भारी होते हैं, वजन में क्या होते हैं? भारी होते हैं। ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए, फेफड़े श्वसन तंत्र के मुख्य स्पंजी, जिस प्रकार से आपने देखा होगा स्पंज करने वाला, स्प्रिंग दबती है ना, स्पंजी के एक देखा होगा, उसको दबा के देखते हैं, वापस पहले वाली अवस्था में आ जाता है स्पंजी। तो स्पंजी संरचना होती है
अंग होते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं, एक दायां और एक बायां फेफड़ा होता है। यह ज्यादातर वक्षीय गुहा में अर्थात हमारा जो चेस्ट होता है, छाती होती है, के सामने होते हैं। फेफड़े शरीर की मध्य रेखा के जो बीच का मध्य रेखा, अगर ऊपर से नीचे के बीच का भाग होता है, मध्य रेखा के दोनों का मतलब हो गया आमने सामने पार्श्व भागों में स्थित होते हैं तथा मध्यस्थानिका द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो हमारी जो मध्य हड्डी होती है उसके माध्यम से ये दोनों भागों में ये अलग अलग विभक्त होते हैं, बटे हुए होते हैं। यहाँ देखिए फेफड़े का अग्र किनारा अर्थात जो फेफड़े का अग्र किनारा है, आगे का जो किनारा है वो क्या करता है, हमारे हृदय को ढककर रखता है। हमारे हृदय को क्या करेगा, ढककर रखता है, ढककर रहता है। तथा पश्चिम किनारा अर्थात पीछे का किनारा कृष्णरुकादंड, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, के संपर्क में रहता है, जिसे स्थिर रहे। बाएं फेफड़े में 2 खंड होते हैं जो तिरछी दरार द्वारा क्या होते हैं, अलग होते हैं। अर्थात बीच में से क्या होती है, यूं तिरछी दरार, यूं दरार होती है। अगर एक फेफड़ा ले ली यूं तो इसके अंदर ये तिरछी दरार द्वारा ये विभक्त होते हैं। किसमें, बाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं, 2। और जो दायां फेफड़ा होता है, देखिए आगे चलते हैं, बाएं फेफड़े में 2 खंड होते हैं तो तिरछी दरार द्वारा अलग होते हैं। दाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं, 3 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं, 3 खंड होते हैं। इसका निचला खंड अर्थात जो नीचे का जो खंड है, नीचे का भाग जो इस प्रकार से अगर संरचना बनाए, ये वाला, ये जो नीचे का खंड है ये यूं, एक तो तिरछी खंड हो गया, ठीक है। अब ये जो खंड है ये तिरछी अर्थात टेढ़ी, आडी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। 3 खंड होते हैं, इनका निचला खंड तिरछी दरार द्वारा तथा बचा हुआ बाकी भाग क्या होता है, आड़ी दरार द्वारा ऊपरी एवं मध्य खंड में बटा होता है। अर्थात 2 अलग अलग भागों में बटा होता है, जिन्हें पल्मोनरी खंड भी कहते हैं। किनको, जो नीचे के 2 भाग थे दाहिने फेफड़े के 2, जो क्या करते हैं, आडी, जो आडी रेखा आ रही है ना, आडी दरार, उसे विभक्त है, उन्हें क्या कहा जाता है, पल्मोनरी खंड कहते हैं। इन खंडों में अर्थात जो खंड बने हुए हैं में श्वसन नलिकाएं और असंख्य वायुकोश उपस्थित होते हैं, जो किससे भरे होते हैं, वायु से भरे हुए होते हैं। वायुकोश जो कुपिकाएं हैं, वायुकोश फेफड़ों के श्वसनीय भाग होते हैं। श्वसनीय का मतलब होता है श्वसन को लाने और ले जाने वाले, श्वसनीय भाग श्वास लेने वाले भाग होते हैं। श्वास के साथ ली गई वायु श्वसनीय मार्गों से अर्थात जो हमारी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनीय है ना, उनसे गुजरते हुए मार्गों से होती हुई वायु कोशों में पहुंचती हैं, जहां इनकी एवं केशिकाओं का अर्थ नाम से पता चल रहा है। केशिकाओं का मतलब होता है बालनुमा संरचनाएं। कैसी संरचनाएं, बाल के समान दिखाई देने वाली नलियां, ठीक है। केशिकाओं की भित्तियों के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। ये हमारा वायुकोश था, ये हमारी केशिका है। इसके तो बीच के अंदर तो श्वसनिका, श्वास को अंदर लेना और इस केशिकाओं में विभक्त करना था। केशिकाओं को तो ये ऑक्सीजन गैस देती है और ये कोशिकाएं, जो केशिकाएं हैं, ये क्या करती हैं, फेफड़ों को CO2 प्रदान करती हैं, जिससे हमारे फेफड़ों के द्वारा वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाती है। इस प्रकार से ये आपका टॉपिक कौन सा, निचला श्वसन तंत्र कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे मध्यपट या मांसपेशियां, जो कि श्वसन तंत्र का तीसरा भाग है। थैंक यू।